हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडीपी एग्जाम क्रैकर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के एनसीईआरटी का फिजिक्स का पहला चैप्टर और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट रिफ्लेक्शन हम एक पार्ट में कवर कर लेंगे और रिफ्रैक्शन जो है अदर पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं ये कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वह फिजिक्स के किस ब्रांच में आता है। तो वह किस ब्रांच में आता है? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स वह ब्रांच हो जाएगा जिसमें हम लाइट और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हो गया। ऑप्टिक्स जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और ये लाइट का होता है, और वेव ऑप्टिक्स जो होता है वो साउंड का होता है। इसमें भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आप पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ वो हायर एजुकेशन पे है, आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। अगला है लाइट। लाइट के बारे में ज़्यादा लोग जानते होंगे कि लाइट होती क्या है, लेकिन लाइट का डेफिनेशन क्या होता है? द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें मदद करता है चारों तरफ देखने में। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज एनी वैक्यूम। तो लाइट क्या है? लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें मदद करता है चारों तरफ देखने में, हमें देखने में हेल्प करता है। और यह किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, एज वेल एज वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, मतलब खाली जगह में भी ट्रेवल कर सकता है और किसी भी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकता है। फिर आते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट प्रदान होता है, मतलब हमें मिलती है लाइट, उसे ही हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट मेनली टू प्रकार के हो जाएंगे, आप जान जाएंगे कि एक नेचुरल, एक मैन मेड। नेचुरल वो होगा जो खुद से देता होगा, जो इंसान बना के लाइट यूज करते होंगे, जैसे नेचुरल सन हो गया, स्टार हो गया। और मैन मेड जो है वो है, मैन मेड में आपका हो जाएगा टॉर्च, लैंप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है सोर्स ऑफ लाइट, जो है वह डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक हो गया ल्यूमिनस, एक हो गया नॉन लुमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स क्या कहलाता है? पहले ये देख लीजिए, ल्यूमिनस सोर्स वो होता है जिसके बाद खुद की एनर्जी होती है और खुद वो लाइट देता है, तो उसे हम लुमिनस सोर्स कहते हैं। और नॉन लुमिनस सोर्स वो हो गया जो दूसरों की लाइट से हमें लाइट प्रदान करता है। जैसे कि मिरर के ऊपर अगर सन का रिफ्लेक्शन होता है, उससे अगर लाइट वो दे रहा है, हमें गिव कर रहा है, तो वह नॉन ल्यूमिनस मिरर जो है इस रिस्पेक्ट में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, कि वह दूसरे की लाइट लेके हमें लाइट दे रहा है। तो जैसे मून है, मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेके फिर लाइट देता है। इस प्रकार जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स हो गया, और ल्यूमिनस सोर्स सन हो गया जो खुद की एनर्जी है उसके पास और खुद ही लाइट देता है। फिर चलते हैं आगे। कॉम्पोजिशन ऑफ लाइट। कॉम्पोजिशन ऑफ लाइट में दो प्रकार के, मेनली दो प्रकार होते हैं, एक विजिबल लाइट होता है और एक होता है इनविजिबल लाइट। विजिबल लाइट में 7 रेज होती हैं जो एक ही रेज में, एक रेज जो है वो करती है। जैसे कि व्हाइट रे जो है वह कंटेन करती है 7 रेज, जिसे हम विबग्योर एट्थ स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विबग्योर जो है वह व्हाइट रे, एक ही रे जो है वो। तो व्हाइट रे में 7 कलर की रेज होती हैं विबग्योर, जो इस तरह होती है: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये है, ये फिगर देख सकते हैं आप, ये व्हाइट रे बीम जा रही है और ये प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म। इसमें कई एंगल होते हैं, उसमें से जो है वो रिफ्लेक्ट करके और उसके बाद 7 कलर में बढ़ जाती है। आगे चलते हैं हम इनविजिबल लाइट। इनविजिबल लाइट क्या है आप जानते होंगे, जैसे कि जो हमें नंगी आंखों से, नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देती, उसे हम इनविजिबल लाइट कहते हैं। जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और रेडियो एक्टिव वेव्स, ये जो होते हैं इनविजिबल लाइट होते हैं, तो इसे हम इनविजिबल लाइट कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन,
light always travel in straight line path. This property is known as rectilinear property of light. अब सब कोई जानता होगा कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया गया है कि ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी लाइट की क्या होती है, तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी जानने के लिए तो ये जानना जरूरी है कि रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी जो लाइट की होती है उसी को कहते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसी को ही हम लाइट का रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप एक कैंडल का फ्लेम लेते हैं, उसके आगे आप एक पाइप से इसे देख रहे हैं, तो जो अगर स्ट्रेट पाइप रहेगी तो आपको कैंडल का फ्लेम दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी पाइप बेंड रहा तो आपको कैंडल का फ्लेम नहीं दिखेगा। इसकी वजह से तो ये इससे ये पता चलता है कि जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, इसीलिए यही है लाइट का इसी फेनोमेना को लाइट की रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी कहा जाता है। अभी मैंने पहले कुछ समय बताया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और थर्ड पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट जो है वह सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, मतलब खाली जगह, किसी खाली जगह में स्पीड की ज्यादा होती है, जैसे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है। फिर आता है लाइट शोज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का था डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रैक्शन मतलब हम कहते हैं विवर्तन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन, डिफ्रैक्शन मतलब होता है विवर्तन। जैसे कि आपका लाइट रेज चल रही है, उसमें आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग मतलब देख रहे हैं कि स्कैटरिंग जो है लाइट आती है और बढ़ जाती है, तो उसे स्कैटरिंग कहते हैं। पोलराइज्म होता है, पोलराइज्म मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण। जैसे एक ध्रुव, इसमें लाइट्स आती हैं तो ध्रुवीकरण हो जाता है। और उसके बाद है इंटरफियरेंस मतलब एक लाइट चल रही है, एक लाइट आपकी चल रही है, एक लाइट रे चल रही है, उसमें दूसरी लाइट रे भी इंटरफेयर कर रही है, तीसरी लाइट रे भी इंटरफेयर कर रही है, तब उसमें इंटरफेरेंस भी होती है। ये है लाइट की प्रॉपर्टी। फिर आते हैं हम रिफ्लेक्शन। पहले हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम जान लेते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं हम। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, सिंपल सा फॉर्मूला है, द सिंपल डेफिनेशन है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे मतलब एक कोई मिरर टाइप का है, प्लेन मिरर टाइप का है, उस पे से अगर किसी भी प्लेन सरफेस पे से अगर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो जा रहा है, मतलब उसी मीडियम में लाइट जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में फिर वापस चला जा रहा है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ, इरेगुलर रफली होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन में जो है हम आपको बता दें कि रिफ्लेक्शन में है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई कहते हैं, एंगल आई कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर कहते हैं, और एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पे कि क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ कितने होते हैं? रिफ्लेक्शन के मेनली दो लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन के मेनली दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या होता है, नॉर्मल रे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमेशा ही सेम प्लेन पे ही लाइज करती है। जैसे ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल रे। ये जो है हमेशा एक ही प्लेन, मतलब ये जो ऊपर का प्लेन हो गया, मान लीजिए इसको x है ये और ये y डैश है, तो ये x डैश मतलब तीनों में ही, मतलब x ही डैश में तीनों लाइनें जो है नॉर्मल रे भी
और इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि एंगल आई जो है हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है वो हमेशा इंसिडेंट रे का, जैसे देखिए इसमें इंसिडेंट रे जो है ये है इंसिडेंट रे, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। फिर आप चलते हैं आगे, मिरर के टाइप पढ़ लेते हैं। मिरर के मेनली मिरर होता क्या है, पहले मिरर जान ले कि मिरर क्या होता है। मिरर जो ये होता है प्लेन एक ग्लास का पीस होता है जिसका पीछे का जो पार्ट होता है वो सिल्वर पेंटेड होता है या सिल्वर कोटेड होता है। तो इस उस जिसकी वजह से हमें सामने की तरफ हमें दिखाई देता है, इसी को मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर तो मैंने बता दिया जो पीछे पेंटेड होता है। और स्पेरिकल मिरर होता है। स्पेरिकल मिरर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर। पहले जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी कि कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर क्या कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ आपको, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव में केव है तो केव जो है हमेशा अंदर की तरफ होता है, मतलब अंदर गहरा होता है। केव के अंदर, केव मतलब गुफा, तो कॉनकेव हो गया। उसके बाद है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, अब आपको कॉनकेव पता चल जाएगा तो कॉन्वेक्स तो पता ही चल जाएगा कि कॉन्वेक्स कौन सा होगा। तो कॉन्वेक्स कौन सा है, जिसका उबरा उबला ये ऊपर वाला पार्ट प्लेन रहता है और अंदर सिल्वर पेंटेड रहता है। ठीक है, अगला है पोल। पोल, अब आपको पढ़ना है पोल। पोल पढ़ाने, पोल आपको, पोल है pole, a pole is a center of a spherical mirror. Pole is a center of a spherical mirror. It denoted by p all the distance measured from the pole. पोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स का ये और कॉनकेव का ये, कॉन्वेक्स का जो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे है, जो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ कट कर रही है, इसी को हम पोल कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मान लीजिए कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर, ये इसका जो रेडियस, जैसे मान लीजिए एक स्पेरिकल मिरर में से ये काटा गया है तो इसका जो रेडियस होगा, जहां पे रेडियस जहां पे होगा उसे ही कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे हो गया आपका पोल, यहाँ पे हो गया आपका पोल, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते ही होंगे कि ये जो है ये लाइन जो मिरर को हाफ में डिवाइड करती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर आता है फोकस। फोकस जो है, फोकस है प्रिंसिपल एक्सिस which the point on principal axis on which reflected ray actually meets on seem to meet is called focus. Sorry, फोकस यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है। ठीक है, ये फोकस हो गया। फिर आते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और फोकस मान लीजिए यहाँ पे है और पोल यहाँ पे है, इसके बीच का जो लेंथ है उसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं जिसे फोकल लेंथ कहते हैं। फिर आता है एपरेचर। एपरेचर को सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ स्पेरिकल में, किसी भी स्पेरिकल मिरर की जो हाइट होती है उसे एपरेचर कहते हैं। मान लीजिए इसकी जितनी हाइट है उसे एपरेचर कहते हैं। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर। अब तक तो हम केवल सिंपल चीजें पढ़ रहे थे जो मतलब उतनी जरूरी नहीं होती है, एक दो नंबर का डेफिनेशन पूछ लेता है, लेकिन रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन यह आपके चैप्टर में दे देगा 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का दे देगा कि इस पे इमेज यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसका साइज कितना होगा, नेचर क्या होगा। तो इसको पता लगाने के लिए आपको रूल को जानना ज्यादा जरूरी है। तो इसके मेनली 4 रूल हैं। द
द रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ग्रो फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो रे है वह जो प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल आएगी तो वह फोकस से जो है वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने बताया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका फोकस है और यहाँ पे आपका पोल है। तो जो रे है वो अगर पैरेलल रहेगी तो फोकस से निकल के फोकस वाले पॉइंट से निकल के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गया। दूसरा रो है द रे इंसिडेंट टू फोकस गो थ्रू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा हम बता दें कि क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो रे जा रही है वो अगर किसी फोकस से जाती है, अगर फोकस से जाती है अगर कोई इंसिडेंट रे, तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल है द रूल इंसिडेंट फ्रॉम सी गोज थ्रू सी इटसेल्फ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीसरा रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस स्फेरिकल मिरर का जहां पे रेडियस होता है वहां से अगर कोई मतलब इंसिडेंट करती है रे, अगर कोई इंसिडेंट करती है तो फिर वहीं से वह रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। फोर्थ लॉ क्या है, फोर्थ लॉ एकदम आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसके सेकंड जो लॉ है उसके मतलब उसी जैसा है। मतलब कि एंगल आई जो है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के। मतलब इंसिडेंट एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। अगर आपने रूल बढ़िया से पढ़ लिया तो फिर आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर आसानी से कर ले सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो जो है इमेज उसकी कहां बनेगी, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सब आपको बताना है। प्रिंसिपल एक्सिस मैं ड्रॉ कर लूं, एक मिनट। ड्रॉ कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने आपको बना दिया फोकस, यहाँ पे मैंने बना दिया आपका कर्वेचर, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपका पोल है, ये आप जानते ही होंगे। फिर आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिया। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, मतलब आप सोच नहीं सकते वहां पर है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो उसके बाद हम इसका जो है इमेज कहाँ बनेगा, पहले तो आप जानते होंगे कि ये पैरेलल जाएगा और उसके बाद पैरेलल जाता है तो क्या होता है, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा क्या है कि फिर से ये जो इन्फिनिटी पे है तो फिर पैरेलल जाएगा, और फिर पैरेलल जाएगा तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट कहां से करेगी, फोकल लेंथ से करेगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इमेज आपका कहां पे बना, फोकस पे। कहां बना आपका इमेज, फोकस पे। और इमेज का साइज, इमेज क्या है, इमेज आपका फोकस पे बन गया। साइज क्या है, हाईली डायमेंस्ड, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब आपको दिख भी नहीं सकता इतना छोटा इमेज है। उसके बाद नेचर क्या है, रियल है। रियल जो इधर बनता है वो रियल होता है, इमेज के जो इधर इमेज बनता है उसे रियल कहते हैं, और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। फिर अगला होता है कि ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दें सी के बियॉन्ड मतलब पीछे, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और उसके बाद आपका हो जाएगा ये फोकस, ये हो जाएगा कर्वेचर। पोल आप जानते ही हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अगर कर्वेचर के पीछे हो ऑब्जेक्ट तो क्या होगा ये आपको बताना है। पहले तो ये ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पार्ट है तो इसका पैरेलल जाएगा, पहले तो पैरेलल जाएगा तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा इंसिडेंट रे, तो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो ये है उसका जो है कर्वेचर से जाएगा इंसिडेंट रे और फिर कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे इमेज बन रही है, ये इमेज जो यहाँ पे बन रही है ये कहाँ बनेगी इमेज इसकी, बिटवीन सी
एंड एफ के बीच में इमेज बनेगी। और साइज क्या होगा, डायमेंस डायमेंस मतलब जो हाईली डायमेंस था वो दिख भी नहीं सकता, और डायमेंस मतलब थोड़ा सा, मतलब उसी थोड़ा सा और छोटा, मतलब समझ लीजिए। और नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड, मतलब सच में है, और इन्वर्टेड मतलब अगर इधर है तो इन्वर्टेड हो गया। अगला पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। पहले मैं बना लेता हूं, ऑब्जेक्ट एट सी। पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगा। आपका हो गया यहाँ पे फोकस, यहाँ पे हो गया कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे आपका पोल हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे है, मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सी पे है। उसके बाद अब आपको बताना है कि कहाँ पे इसका जो है वह बनेगा। तो मान लीजिए हम कराते हैं, यहाँ पे जो पहली तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगा तो फोकस से होके वापस चलाएगा, फोकस मान लीजिए यहाँ पे फोकस से होके वापस चलाएगा। फिर जो है यहाँ से इमेज के इंसिडेंट रे यहाँ से फोकस पे जाएगा। तो अब जानते होंगे कि फोकस पे अगर जाता है तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वह रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपका इमेज जो बना वो क्या बना, यहाँ पे बना। कहाँ पे बनेगा, कर्वेचर पे ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, कर्वेचर पे ही बनेगा। लिखा हुआ है कि एट सी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना उसका ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही उसका भी साइज होगा। और रियल और इन्वर्टेड इमेज के इस मिरर के इस साइड बनाए तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, मान लीजिए यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ एंड सी, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ इमेज इसका बनेगा आप बताइए, पहले कमेंट करके बताइएगा। पहले तो इसका पैरेलल रे जाएगा, उसके बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो रे है वह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिरर ये रहेगा, और ये यहाँ से जाएगा रिफ्लेक्ट होके, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होके चला आएगा, और ये ऐसे जाके यहाँ पे मिलेंगे सब। यहाँ पे मतलब मैं इस तरह बना रहा हूँ तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो कहाँ इमेज, आपका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज आपका बहुत ही बड़ा लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कर्वेचर के पीछे बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड तो है ही क्योंकि इधर बना है। फिर आता है एट एफ, अगर इमेज जो है फोकस पे रहे, फोकस पे अगर इमेज रहती है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कर्वेचर है, अगर फोकस पे इमेज रहती है तो कहाँ बनेगी, फोकस पे अगर इमेज रहती है, फोकस पे इमेज रहती है तो कहाँ बनेगी ये बताइए। फोकस पे इमेज रहेगी तो कहाँ बनेगी, पहले इसका जो जाएगा वो पैरेलल, उसके बाद फोकस से ही वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, इसकी वजह से। फिर देखते हैं कि ये जो है फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे इंसिडेंट रे, और यहीं से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वापस चला आएगा। ये जो है इसका इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब ये बहुत ही दूर इमेज तो कहीं बनेगी, लेकिन इन्फिनिटी पे, मतलब आपको मालूम नहीं है कि कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी लेकिन कहाँ पे बनेगी ये नहीं मालूम। हाईली रेंज इनलार्ज होगी, बहुत ही बड़ी होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि क्योंकि मिरर के इस साइड ही इमेज बन रही है, इस वजह से रियल एंड इन्वर्टेड हो गए। फिर है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट जो है P एंड F के बीच में है, P एंड F की क्या हो जाएगा बीच में, यहाँ पे हो गया आपका F, यहाँ पे हो गया C, P एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, P एंड F, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया P एंड F के बीच में। तो एक पैरेलल लाइन जाएगी, पैरेलल लाइन पैरेलल इंसिडेंट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, उसके बाद क्या होगा, फोकल लेंथ से रिफ्लेक्ट कर देगी। फिर दूसरी रे क्या है, दूसरी रे जो है वह क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इधर चली जाएगी। इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज
इसकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इमेज ये बनेगी मिरर के पीछे, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, क्योंकि इधर तो मिलना, देखिए अब दूर जा रहा है ये, और तो ये इधर मिलने का कोई चांस है नहीं, इधर मिलने का चांस है, तो ये यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी। तो ये कहाँ हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर हो गया। साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जितना ही ऑब्जेक्ट था उससे ज्यादा बड़ा होगा। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब मिरर के पीछे बना है, मिरर के ये पीछे इमेज बना है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर आ जाते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो v क्या हो गया, आपका बताइए, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, और f हो गया आपका फोकल लेंथ। इस फॉर्मूला से मतलब आपका जो न्यूमेरिकल जितने भी इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन के जो भी क्वेश्चन है वह इस फॉर्मूला पे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सबसे आसान फॉर्मूला यही है। फिर आ जाता है आपका मिरर फॉर्मूला से पहले मैं एक टॉपिक भूल गया, क्या आपको क्या पढ़ाना था, साइन कन्वेंशन पढ़ाना था। साइन कन्वेंशन जो डिस्टेंस होता है वह हमेशा ही, साइन कन्वेंशन में क्या क्या पॉइंट आ जाएगा कि पोल से ही डिस्टेंस हमेशा नापी जाती है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह हमेशा ही मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, द ऑल डिस्टेंस इज मेजर्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल दोज मेजर टू लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जो लेफ्ट से माना जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, और जो राइट से माना जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। यह है आपका साइन कन्वेंशन। फिर आ गया आपका मिरर फॉर्मूला, मैंने पढ़ा ही दिया, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें फोकल लेंथ आपका हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, और u क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस फॉर्मूले से आप पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। फिर आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, कंपैरिजन बिटवीन इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसी को हम मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कहते हैं। जैसे कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं अगर इमेज हाइट की और ऑब्जेक्ट हाइट की, और इमेज डिस्टेंस की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो उसे ही मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कहते हैं। जैसे कि m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इमेज हाइट अपॉन इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम करते कैसे हैं, m इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, h डैश मतलब इमेज हाइट, और h ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हो गया। और डिस्टेंस में कैसे उसका करते हैं कि इमेज डिस्टेंस अगर लेनी हो तो m इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस माइनस v हो जाता है, और इमेज डिस्टेंस क्योंकि, और उसके बाद u, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और उसके बाद आपका क्या निकला हुआ था, इमेज, अगर इमेज की हाइट जो है आपने निकाली थी h1/h, और इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या निकाली थी, -v/u। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला निकल जाता है जो बहुत ही जरूरी है। अगर इमेज हाइट दिया हो, इमेज डिस्टेंस दिया हो, तो इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन और लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको इस वीडियो का जो ये नोट बना हुआ है अगर ये चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का वो लिंक दे दूंगा, उसमें जाइए, मैं इस नोट को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के नोट, हैंडमेड नोट आपके पास लेके आऊँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।